हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 11वीं जीव विज्ञान का 10वां चैप्टर चालू कर रहे हैं, कोशिका विभाजन, जिसमें कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन दोनों चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हों या बहुकोशिकीय जीव हों, उनका अपना जो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है वो कोशिका विभाजन से होती है। कोशिका विभाजन हम दो तरह के पढ़ेंगे, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री का मतलब ये है कि उसकी जो संतति कोशिकाएं हैं जो पैदा होंगी, उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपने जो पेरेंट है, अपनी जो माता कोशिका है, उसके गुणसूत्रों की संख्या के बराबर रहेगी। जैसे हमारे शरीर की कोई कोशिका है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, तो उसके दो संतति जो बनेंगे उनमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 रहेगी, यानी समसूत्री रहेंगी। अर्धसूत्री विभाजन में हम ये पढ़ेंगे कि एक कोशिका दो बार विभाजन करेगी, जिसको हम अर्धसूत्री विभाजन 1 और 2 कहते हैं। तो 1 से 2 कोशिका, फिर 2 से 4 कोशिका हो जाती है, मतलब एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है एक पूरी अर्धसूत्री विभाजन से पूरा होने से। और परिणाम स्वरूप यह होता है कि उसकी जो चारों संतति कोशिकाएं हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है। जैसे हम लोगों में 46 गुणसूत्र हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा वो फिर 23 गुणसूत्र वाले चार कोशिकाएं बनेंगे। तो उसमें चूंकि गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए हम उसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो एक कोशिकीय जीव हैं, जैसे कि जीवाणु है ना, या फिर आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, इन लोगों में जो कोशिका का विभाजन होता है उसी से उन लोगों का अलैंगिक प्रजनन भी हो जाता है। ठीक है, वो लोग अपने जो संख्या है, अपने कोशिकाओं की संख्या के साथ साथ अपने जीव की संख्या की भी वृद्धि कर लेते हैं। वैसे कुछ बहुकोशिकीय जीव भी हैं, जैसे कि पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, ये भी समसूत्री विभाजन के द्वारा ही अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। तो उनमें प्रजनन अलैंगिक प्रजनन, या जिसको हम कायिक प्रजनन कहते हैं, उसमें भी कोशिका विभाजन ही होता है, मतलब समसूत्री विभाजन होता है। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, ये मुख्यतः प्रजनन के समय होता है उच्च जीवों में, है ना। और अर्धसूत्री विभाजन जो कोशिकाएं बनती हैं उनको हम युग्मक कहते हैं, जैसे कि अंडाणु शुक्राणु है, ये युग्मक है। और जब इनका निषेचन हो जाता है तो फिर से द्विगुणित कोशिका बन जाती है, जिसको हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। उसी से उस जीव का निर्माण होता है। वैसे कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें युग्मनज निर्माण के बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि वो जीव अपने आप में ही अगुणित होते हैं। एक्चुअली अर्धसूत्री विभाजन कराने का हमारा तात्पर्य है द्विगुणित कोशिका को अगुणित कोशिका में बांटना, है ना। ये चीज़ें क्या है हम अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी जीव, चाहे सबसे बड़ा ही क्यों ना हो, जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से करता है। तो अभी मैंने आपको बताया एक कोशिका जो है अंडाणु शुक्राणु के निषेचन से बनते हैं, जिसको हम युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। वहीं से विभाजन शुरू होता है तो एक जीव बनता है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग का निर्माण हमारे माता पिता के अंडाणु शुक्राणु से हुआ है, जिनके निषेचन से एक कोशिका बनी जिसको हम युग्मनज कहते हैं। फिर उसमें समसूत्री विभाजन चालू हुआ, तो युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण से जाइगोट, और जाइगोट से फिर एक शिशु का निर्माण होता है, फिर वो पैदा होता है, फिर वो बड़ा भी होता है, तो इसी विभाजन द्वारा होता है। और जीवन भर वो विभाजन शरीर में चलते रहता है, क्योंकि वृद्धि अगर शरीर की नहीं भी होती है तो कम से कम जो मरम्मत का कार्य है, घाव वगैरह हैं, पुरानी कोशिकाएं, उनको बदलने का कार्य समसूत्री विभाजन द्वारा ही होता है। और एक निश्चित समय बाद जो है अर्धसूत्री विभाजन शरीर में चालू होता है, जिसके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है, अंडाणु शुक्राणु का निर्माण होता है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि कैसे एक कोशिका से इतने बड़े जीव का निर्माण होता है। तो मैंने अभी बताया, वृद्धि व जनन सभी कोशिकाओं का ही नहीं, ठीक है, सभी सजीवों की विशेषता है। तो जितने भी जीव होते हैं, चाहे वो जीवाणु हो मोनेरा में, मतलब प्रोकैरियोटिक जीवाणु, या फिर यूकैरियोटिक हो, सभी में वृद्धि व जनन इन्हीं के द्वारा होता है। सभी कोशिकाएं दो भागों में विभाजित होकर जनन करती हैं, जिनमें प्रत्येक पैतृक कोशिका विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये जो नवनिर्मित संतति कोशिकाएं हैं स्वयं वृद्धि और विभाजन करती हैं। ठीक है, तो देखिए, जो पैतृक कोशिका है, जिसको माता कोशिका भी कहते हैं, उसको मातृकोशिका कहते हैं, उसके द्वारा विभाजन द्वारा दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, 2 या 4, मतलब पहले तो 2 ही बनेंगे, है ना। ये नवनिर्मित संतति कोशिकाएं स्वयं वृद्धि और विभाजन करती हैं। ये कोशिकाएं बड़ी हो जाएंगी, फिर से वो विभाजन करने चालू कर देंगे। एक पैतृक कोशिका और इसकी संतति वृद्धि और विभाजन के बाद एक नई कोशिकीय जनसंख्या का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से नई कोशिकाएं बनती जाएंगी, उनका एक समूह बन जाएगा।
ठीक है, और उससे जो है एक जीव का भी निर्माण होगा। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की वृद्धि और विभाजन से कई चक्रों के बाद एक कोशिका से ऐसी संरचना का निर्माण होता है जिसमें कई लाख कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो न सिर्फ कई लाख कोशिकाएं बल्कि कई करोड़ कोशिकाएं इनके शरीर में होती हैं, जो हमारे शरीर में होती हैं। ठीक है, अब हम कोशिका चक्र को समझने से पहले चाहेंगे कि आपको अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन का जो मुख्य अंतर है इसको बताएं, ताकि आपको ये समझ में आए कि एक्चुअली जो क्रोमोसोम है वो आधे हो गए बोलते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए, तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा गुणसूत्र की संरचना पढ़िए। ठीक है, ये एक गुणसूत्र है। ठीक है, ये गुणसूत्र है। इस गुणसूत्र में सबसे बाहर ये पेलिकिल नाम का एक आवरण होता है, पेलिकिल। ठीक है, इसके अंदर ना दो धागे जैसी संरचनाएं होती हैं जो डीएनए की बनी होती है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती हैं। इस धागे जैसी संरचना को हम क्रोमेटिड कहते हैं, क्रोमेटिड। ठीक है, क्रोमेटिड, या इसी को क्रोमोनीमा भी कहते हैं, क्रोमोनीमा। और यही क्रोमेटिन नेटवर्क बनाता है। देखिए ध्यान से, एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड हैं। आप जब ये एक कोशिका देखते हो तो कोशिका में जब विभाजन नहीं होते रहता है और विभाजन की तैयारी चलते रहती है, उस समय ऐसे गुणसूत्र नहीं दिखेंगे आपको। ऐसे गडमड एक धागे की जाल नजर आएगी, धागे की जाल। इसको क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्रोमेटिन नेटवर्क क्या है पता है? ये जो धागे हैं अंदर के क्रोमेटिड, ये अलग अलग रहते हैं और अलग अलग रह के यहाँ पर एक जाल नुमा संरचना बनाए हुए हैं। तो आप ये समझिए कि जब एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड हैं तो 46 क्रोमोसोम में 92 क्रोमेटिड रहेंगे। इतना समझ पा रहे हैं ना आप लोग? एक क्रोमोसोम, एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड हैं और हमारे में 46 गुणसूत्र हैं, तो 46 गुणसूत्र के 92 क्रोमेटिड रहेंगे और वो 92 क्रोमेटिड इस तरह से अलग अलग रहेंगे। ठीक है, और अलग अलग रह के एक जाल के रूप में बने रहेंगे। तो अब मैं आपको आगे बता रहा हूं। देखिए, जैसे कि ये एक कोशिका है, इस कोशिका का विभाजन होना है। ठीक है, तो इसमें ये जो 92 क्रोमेटिड हैं वो इस तरह से गडमड पड़े हुए हैं। तो आप ये कह सकते हो कि 46 गुणसूत्र हैं, जैसा कि आप कहते रहे हो, या आप कह सकते हो कि 92 क्रोमेटिड हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि क्यों है 92 क्रोमेटिड। एक गुणसूत्र के अंदर दो क्रोमेटिड होते हैं, यानी कि ये 92 क्रोमेटिड है। ठीक है, तो इन 92 क्रोमेटिड को हम इस तरह से लिखते हैं। चलिए, है ना, ये एक कोशिका है ना, और इसमें ये केंद्रक है। केंद्रक में ये 92 क्रोमेटिड इस तरह से हैं, अलग अलग मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ऐसा करके 92 क्रोमोसोम, 92 क्रोमेटिड्स हैं, 92 क्रोमेटिड्स। ठीक है, 92 क्रोमेटिड्स, जिसको आप 46 गुणसूत्र भी बोल सकते हो, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसको हम अलग अलग स्पष्ट रूप से बना दे रहे हैं। अब ये कोशिका क्या करेगी? विभाजन की तैयारी करेगी। तो आपने कहा या आप जानते होंगे कि विभाजन से पहले वो क्या करता है, 46 गुणसूत्र को डबल कर देता है, फिर दो कोशिकाओं में 46-46 बांट देता है। इसी को तो समसूत्री कहते हैं ना, समझ लीजिए ध्यान से। तो जिस अवस्था में ये इसको डबल करता है उसको अंतरावस्था या इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज या अंतरावस्था इसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें ये डबल करेगा। देखिए, डबल करेगा तो ये कैसा दिखेगा? मैं ये केंद्रक झिल्ली नहीं बना रहा हूं बार बार, ठीक है, आप समझ लेना कि बना हुआ है। जैसे कि मान लो ये ए था, ये बी था, सी था, डी था, ऐसा था, ए बी सी डी। तो इन सभी ने अपनी अपनी कॉपी तैयार की, डबल की। तो ए के साथ हो गया ए डैश जो उसकी कॉपी है,
बी के साथ हो गया बी डैश, सी के साथ हो गया सी डैश और डी के साथ हो गया डी डैश। आप इसको समझ गए होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। कोशिका विभाजन में आप समसूत्री विभाजन करते हो तो आप ये कहते हो ना कि 46 गुणसूत्र वाली मातृ कोशिका है, ये विभाजन करती है तो 46 गुणसूत्र वाले 2 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। लेकिन बढ़ने से पहले वो अपने 46 गुणसूत्र को 92 गुणसूत्र बनाएगी, तब तो बांटेगी ना 46 2 में। तो आप इसको दूसरे तरीके से समझ रहे हो। बस आप ये कह रहे हो कि 92 क्रोमेटिड हैं, इन सभी क्रोमेटिड ने अपनी अपनी कॉपी तैयार की, तो अब ये हो गए 184 क्रोमेटिड। कितने हो गए? 184 क्रोमेटिड। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक गुणसूत्र जैसा दिख रहा है। देखिए ये भी एक गुणसूत्र, अभी आपने गुणसूत्र की संरचना भी देखी, ये देखिए ऐसे ऐसे गुणसूत्र हो गए, क्योंकि एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं ना, अभी बताया था मैं आपको। ये देखिए एक एक गुणसूत्र मान लो इनको, तो 92 क्रोमेटिड पहले से थे, जब 2-2 हो गए तो ये 92 गुणसूत्र जैसे हो गए। तो हमने शुरू से भी यही कहा था आपको कि 46 गुणसूत्र होते हैं, है ना, 46 गुणसूत्र होते हैं। इनको आप कोशिका विभाजन से पहले 92 गुणसूत्र करते हो, फिर 46 में 2 बांट देते हो। उसी तरह से हमने किया, हमने 46 गुणसूत्र लिया, 92 गुणसूत्र बनाया। और ये 92 गुणसूत्र कैसे बने? तो पहले जो 46 गुणसूत्र के जगह हमने कहा था 92 क्रोमेटिड हैं जो डबल हो गए, और डबल डबल होने के कारण से वो एक एक गुणसूत्र जैसे हो गए। समझ पा रहे हैं जी आप लोग? तो 46 गुणसूत्र का 92 गुणसूत्र, यानी 92 क्रोमेटिड का 184 क्रोमेटिड। ठीक है, और 184 क्रोमेटिड चूंकि 2-2 की संख्या में है, तो 2-2 की संख्या वाले को एक एक हम गुणसूत्र मान रहे हैं, इसलिए 92 गुणसूत्र हुए। अब अगर ये समसूत्री विभाजन करता है, समसूत्री यानी माइटोसिस, समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस, तो क्या करेगा? देखिए ये 2 कोशिकाओं में बंटेगा, ये बंटेगी, फीमेल है, 2 कोशिकाओं में बंटेगी। तो कैसे बंटेगी आप ध्यान से समझिए। ये जो 2-2 क्रोमेटिड हैं ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और अलग होके एक एक उधर एक एक इधर जाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे मान लो इसमें ए आ गया तो उसका ए डैश इधर चला गया, मान लो बी या बी डैश इधर आ गया तो बी इधर आ गया, सी इधर आ गया तो सी डैश इधर आ गया, डी इधर चला गया तो डी डैश इधर चला गया, कुछ भी, दोनों में से एक एक, क्योंकि दोनों एक दूसरे की डिट्टो कॉपी हैं। मतलब कैसा था, ये ऐसे ऐसे 92 क्रोमेटिड थे, उन्होंने अपनी अपनी कॉपी बना ली, तो अब ये 92 गुणसूत्र हो गए जिसमें 2-2 क्रोमेटिड हैं, यानी 92 क्रोमेटिड का 144 क्रोमेटिड हो गए। और चूंकि 2-2 क्रोमेटिड से एक एक क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए 92 क्रोमोसोम मान लिए, गुणसूत्र मान लिए। फिर ये ऐसे सेपरेट हो जाएंगे, एक इसमें एक इसमें, एक इसमें एक इसमें, हर एक में से। ये देखिए इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से हर जो 92 गुणसूत्र में से एक एक अलग अलग होके ऐसे 2 में चले गए। तो मेरे हिसाब से अब आप इसको समझ पाए होंगे कि हम समसूत्री क्यों कहते हैं। तो अब इसमें अगर आप गिनेंगे तो इसमें 92 क्रोमेटिड चले गए और इसमें भी 92 क्रोमेटिड चले गए। और अगर आप 92 क्रोमेटिड की जगह कहना चाहो तो 46 गुणसूत्र कह सकते हो। तो फिर से देख लीजिए, 46 गुणसूत्र थे, डबल करके 92 गुणसूत्र किया, फिर इसको 46 गुणसूत्रों में बांट दिया। या आप उसको कह सकते हो 92 क्रोमेटिड थे, हमने डबल करके 184 क्रोमेटिड किया, फिर इनको 92 क्रोमेटिड में बांट दिया। दोनों तरीके से आप समझ लीजिए इसको। तो ये तो हो गया समसूत्री विभाजन। ठीक है, इसमें हमने अंतरावस्था चला करके, जिसको इंटरफेस कहते हैं, इसमें हमने सारे क्रोमेटिड को डबल किया है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक, अब देखिए मान लो इसको आप मियोसिस चलाना चाहते हो, अर्धसूत्री विभाजन चलाना चाहते हो, तो इस तरह से डबल करने वाला प्रोसेस यहां तक का इंटरफेस यानी अंतरावस्था की प्रक्रिया तो उसमें भी होगी, अर्धसूत्री विभाजन में। लेकिन अब यहां से हम इसका विभाजन करेंगे, तो आपको मैंने अभी बताया कि अर्धसूत्री विभाजन 2 अवस्थाओं में पूरा होता है। अर्धसूत्री विभाजन 1 और 2, जिसमें एक कोशिका से पहले 2 कोशिका बनाएंगे,
फिर उनको विभाजित करके हम 4 कोशिका बनाएंगे। तो हम पहले पढ़ते हैं मियोसिस 1, ठीक है, यानी अर्धसूत्री विभाजन 1, जिसमें इससे हम 2 कोशिका बनाएंगे, ठीक है। ये हमने 2 कोशिका बना ली, ये 2 कोशिका बना ली। फिर इनका मियोसिस 2 चलेगा, तो फिर ये 1 कोशिका से 2 कोशिका बनाएंगे, ठीक है। ये भी 2 कोशिकाएं बनाएंगे, ये 2 कोशिकाएं बनाए, ठीक है। अब देखिए ये मियोसिस 2 हो रहा है ना, इस कोशिका में भी और इस कोशिका में भी। अब जरा ध्यान से देखिए, आपने जब समसूत्री विभाजन कराया था तो आपने क्या किया था कि हर क्रोमेटिड का आपने जो डुप्लीकेशन किया था इनको अलग अलग किया था और एक उसमें एक इसमें भेजा था। देख लीजिए, ए डैश में से एक उधर गया, एक इधर गया, बी डैश में से उधर इधर, सी डैश उधर, ऐसा किया ना आपने। अब चूंकि यहां से 1 कोशिका से 2 कोशिका बन रही है, वैसे यहां भी 1 कोशिका से 2 कोशिका बन रही है, तो वैसा ही होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं होता जैसे इसमें हुआ था। तो कैसा होता है देखिए ध्यान से, आपने समसूत्री विभाजन में इनको आपने अलग अलग किया था सभी के जोड़े को। हम यहां पर ऐसा नहीं करेंगे, हम यहां पर क्या करेंगे, पूरे के पूरे जोड़े को आधे इधर और आधे इधर ले जाएंगे। जैसे मान लो हम ए और ए डैश को इधर ले आए और मान लो डी और डी डैश को इधर ले आए। इधर हम क्या क्या को लाएंगे, सी डैश, बी डैश, ठीक है, इन दोनों को ले आए, ठीक। अब आप देखिए इसकी तुलना आप कैसे कर सकते हैं। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की एक एक बुक है, ठीक है, एक एक किताब है। आपने क्या किया, उसको फोटोकॉपी कराया सभी को, फिर उसमें से एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी निकाल करके अपने दोस्त को दे दिया और एक सेट आपने रख लिया। ये हुआ समसूत्री विभाजन। लेकिन अगर आप इसको ऐसा करें कि 2 फिजिक्स और 2 केमिस्ट्री खुद रख लीजिए और 2 बॉटनी और 2 जूलॉजी दोस्त को दे दीजिए, तो ये ऐसा होगा मियोसिस 1। अब देखिए दोनों में अंतर समझिए आप। पहले विभाजन में आपने क्या किया था, एक बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री दोस्त को और एक अपना रखा था, तो आपके पास भी 4 किताबें थी, उसके पास भी 4 किताबें थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरे विभाजन में आपने क्या किया, 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री अपने पास रख लिया, 2 केमिस्ट्री 2 जूलॉजी और 2 बॉटनी दोस्त को दे दिया। अभी भी आपके पास 4 किताब है, उसके पास भी 4 किताब है। लेकिन क्या अब ये 4 किताबें आपकी 4 किताबों जैसा काम करेंगे? क्या 2 बॉटनी 2 जूलॉजी उसके 4 जैसा काम करेगा, या आपके भी 2 फिजिक्स और 2 केमिस्ट्री 4 जैसा काम करेंगे? नहीं करेंगे, वो सिर्फ 2 का काम करेंगे, है ना। मतलब उसमें से एक फिजिक्स और केमिस्ट्री ही नहीं यूज होगा, दूसरा थोड़ी यूज होगा। तो आपने ये जब कर दिया कि 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री अपने पास रख लिया, 2 बॉटनी 2 जूलॉजी उसके पास दे दिया, तो वो हो गया मियोसिस 1। अब चूंकि इसमें क्रोमोसोम को हम आधी हो गई मान लेते हैं, भली आधी नहीं हुई, अभी भी आपके पास 4 किताबें हैं, उसके पास भी 4 किताबें हैं, आधी नहीं हुई ऐसे गिनती करेंगे तो, लेकिन काम तो आधे का करेंगे ना। इसलिए हम ये मानते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या मियोसिस 1 के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ही आधी हो गई, और इसलिए हम इसको न्यूनकारी विभाजन पहले वाले को ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? न्यूनकारी विभाजन, न्यूनकारी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ही कम हो गया, ऐसा हम मान लेते हैं। तो रिडक्शनल डिवीजन इंग्लिश में बोलते हैं इसको, रिडक्शनल डिवीजन हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, न्यूनकारी विभाजन पहले वाले को, ठीक है। अब देखिए फिर आपने क्या किया, आपके पास 2 बॉटनी 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री है, उसमें से एक एक को लेकर के अपने एक और दोस्त को दे दिया, और वैसे ही आपके दोस्त ने किया, एक बॉटनी 1 जूलॉजी उठा के अपने एक और दोस्त को दे दिया। तो अब 4 लोगों में आपके पास आधी आधी किताबें रह गई। ऐसा अब मियोसिस 2 में होगा, क्योंकि अब जितनी भी यहां पर जोड़े हैं हम इनका डुप्लीकेशन नहीं कराएंगे, इनको फिर से हम कॉपी नहीं करेंगे, इनमें फिर से अंतरावस्था जैसी चीजें नहीं चलेंगी डबल करने के लिए, इसमें इंटरफेस नहीं चलेगा। मियोसिस 1 से पहले इंटरफेस चला था, मियोसिस 2 से पहले इंटरफेस नहीं चलेगा, अंतरावस्था नहीं चलेगी, इंटरकाइनेसिस चलती है एक छोटी सी, इंटरकाइनेसिस। ये क्या होता है? इसमें कोई भी चीज को डबल नहीं करते, हम थोड़ी ऊर्जा वगैरह की व्यवस्था करते हैं विभाजन के लिए, बस, और कुछ नहीं करते। तो अब क्या करेंगे,
इन जोड़ों में से अलग करेंगे, एक इधर भेजेंगे। जैसे मान लो ए इधर आ गया और ए डैश इधर आ गया, डी इधर चला गया तो डी डैश इधर चला गया, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी जा सकता है। ठीक है, वैसे इनमें से मान लो सी डैश इधर आ गया और बी इधर आ गया, तो इधर आ जाएगा सी और इधर आ जाएगा बी डैश, ऐसा। क्लियर है बात? ठीक है, अब इसमें तुलना आप करिए कि मियोसिस 1 तो माइटोसिस जैसा नहीं है, क्योंकि इसमें आपने अलग अलग किया था, हर जोड़े में से अलग किया था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो मियोसिस 2 को भी आपने अलग करके विभाजन किया है, अलग किया है। देखिए, मतलब इसमें भी अलग किया था और इसमें भी अलग किया है, मतलब समसूत्री विभाजन जैसा मियोसिस 2 है। अर्धसूत्री विभाजन 2 जो है वो समसूत्री विभाजन जैसा है, इसलिए इसको हम समकारी विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 जो है वो समकारी विभाजन है और ये पहला वाला न्यूनकारी विभाजन है। तो एक बार फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। पहले आपके पास 46 गुणसूत्र थे, उसको आपने 92 गुणसूत्र बनाए, फिर 46 गुणसूत्र आपने दोनों में बांट दिए। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि 46 गुणसूत्र का 92 क्रोमेटिड इनमें था, ए बी सी डी 92 क्रोमेटिड, हर क्रोमेटिड को डबल किया, ए का ए डैश बी का बी डैश डिक्टो एक दूसरे कॉपी है, यानी 184 क्रोमेटिड हो गए, और इनको फिर से आपने 2 में बांट दिया, 92 क्रोमेटिड 92 क्रोमेटिड। तो ये समकारी विभाजन है, समसूत्री विभाजन। लेकिन इसमें ऐसा नहीं किया, बल्कि पूरे के पूरे जोड़े को आपने मियोसिस 1 में, जैसे ए और बी के जोड़े, ए और डी के जोड़े इधर आ गए तो बी और सी के जोड़े इधर चले गए, इसलिए न्यूनकारी विभाजन है ना। और फिर इसमें से आप सेपरेट करके मियोसिस 2 में 2 में बांट दिया, ऐसा हो गया ये। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप अब समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में कहां पर मुख्य अंतर है इसको आप समझ गए होंगे कि ऐसा विभाजन होता है। अब हम इनको जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आ पाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोशिका चक्र क्या चीज है। देखिए, तो ये मैं एक कोशिका चक्र की पहले अवस्थाएं बताता हूं। ये अवस्थाएं हम, चलो एक बार इसको थोड़ा टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, फिर अवस्थाएं भी देखते हैं। ठीक है, पहले टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, कोशिका विभाजन को हम एक कोशिका चक्र के रूप में मानते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि जंतु कोशिका में या पादप कोशिका में कोई कोशिका विभाजन कर रही है तो विभाजन से बनी हुई कोशिकाएं फिर से अगले विभाजन की तैयारी में लग जाती हैं और फिर से वो विभाजन करने लगती हैं। मतलब ये एक चक्र के रूप में चल रहा है। अगर वो चक्र रुक जाता है तो क्या होता है ये भी मैं बताने वाला हूं आपको, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी हैं जो विभाजन के बाद बनती तो हैं लेकिन फिर आगे विभाजन नहीं करती हैं। ठीक है, तो उनके साथ क्या होता है और वो कौन सी कोशिकाएं हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले आप ये समझिए कि कोशिका चक्र का मतलब क्या है। कोशिका चक्र का एक ही मतलब है कि जो कोशिकाएं विभाजन करती हैं, विभाजन के बाद के बनी हुई कोशिकाएं फिर से विभाजन की तैयारी करती हैं और वो फिर आगे विभाजन करती हैं, इसलिए हम उसको कोशिका चक्र कहते हैं। दूसरी बात और समझ लीजिए कि हमेशा हम जो विभाजन करने वाली कोशिका है उसको मातृ कोशिका और विभाजन से बनी हुई कोशिकाओं को पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। तो हम इसको पिता कोशिकाएं या पुत्र कोशिकाएं क्यों नहीं कहते, क्योंकि आप हमेशा समझिए कि जो जन्म देती है वो मादा होती है, और चूंकि एक कोशिका नई कोशिकाओं को जन्म दे रही है इसलिए वो मादा है यानी मदर है, मतलब मातृ है। और जो पैदा हुई कोशिकाएं हैं ये आगे चल के फिर से कोशिकाओं को जन्म देंगी, मतलब वो भी मादा है। जो पैदा हुई कोशिकाएं मादा है। भाई पैदा होने के बाद बच्चे को देख के आपको समझ में आता है कि नहीं, गिनना रहा कि मादा है। तो जो पैदा हुई कोशिकाएं हैं उनके बारे में भी हमको पता है कि ये भी आगे चल के नई कोशिकाओं को बनाएंगी, यानी ये भी मादा कोशिकाएं हैं। इसका सीधा मतलब है कि वो भी पुत्री कोशिकाएं हैं, सीधा सा कंसेप्ट है और कोई इसमें दूसरा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, कोशिका विभाजन सभी जीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए प्रतिकृति व कोशिका वृद्धि होती है। देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि जो क्रोमेटिड हैं उन्होंने अपनी कॉपी तैयार की, अपनी प्रतिकृति तैयार करी, और जो 92 थे वो 184 हो गए थे, डबल हो गए थे। तो वो डीएनए के ही तो बने हैं, डीएनए हिस्टोन के।
तो उन्होंने अपनी प्रतिकृति तैयार की। प्रतिकृति मतलब अपना डुप्लीकेशन तैयार किया, डुप्लीकेट तैयार किया, अपना कॉपी तैयार किया, ऐसा है, जिससे कोशिका की वृद्धि होती है। ये सभी प्रक्रियाएं जैसे कोशिका विभाजन, डीएनए प्रतिकृति और कोशिका वृद्धि एक दूसरे के साथ समायोजित होकर इस प्रकार संपन्न होती हैं कि कोशिका विभाजन सही होता है वह संतति कोशिकाओं में इनकी पैतृक कोशिकाओं वाला जीनोम होता है। जीनोम का मतलब होता है अगुणित गुणसूत्रों की संख्या। जैसे हम लोगों में अगुणित जो है वो हमारे अंडाणु शुक्राणु में होते हैं, जिसको 23 गुणसूत्र कहते हैं, वो जीनोम होता है। तो कोशिका विभाजन इस तरह से होता है जी कि जो भी गुणसूत्र हैं, जो भी डीएनए हैं, वो बिल्कुल डिट्टो अपनी मातृ कोशिकाएं जैसे उनमें विभाजन हो पाता है। घटनाओं का यह अनुक्रम जिनमें कोशिका अपने जीनोम का द्विगुणन व अन्य संगठनों का संश्लेषण और तत्पश्चात विभाजित होकर 2 नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है, कोशिका चक्र कहते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं मिलाकर कोशिका चक्र बन रही है, क्योंकि नई कोशिकाएं बनती हो फिर से आगे इसी प्रक्रिया में लग जाती हैं, इसलिए कोशिका चक्र है। यद्यपि कोशिका वृद्धि कोशिका द्रव्य वृद्धि के संदर्भ में एक सतत प्रक्रिया है जिसमें डीएनए का संश्लेषण कोशिका चक्र किसी एक विशिष्ट अवस्था में होता है। देखिए, जब हम कोशिका चक्र पढ़ेंगे तो उसमें कोशिका द्रव्य है, उसके जो कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इन सब की संख्या में वृद्धि होती है। लेकिन एक विशेष अवस्था होती है जिसको एस अवस्था कहते हैं, एस फेज, उसी में डीएनए की प्रतिकृति होती है। तो हम अभी इसको कोशिका चक्र में देखेंगे। कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिकृति गुणसूत्र डीएनए जटिल घटना के क्रम द्वारा संतति केंद्रों में वितरित हो जाते हैं, है ना। तो जितना भी डीएनए या क्रोमेटिड हैं उनको हमने डबल किया, फिर वो 2 पहले केंद्रकों में विभाजित होगा, फिर 2 केंद्रक 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। ये सारी घटनाएं आनुवांशिक नियंत्रण के अंतर्गत होती हैं। तो सारी चीजें आनुवांशिक नियंत्रण में रहती हैं, कोई भी चीज अपने आप चलने वाली चीजें नहीं है, ठीक है, वो केंद्रक के डीएनए के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। अब है कोशिका चक्र की प्रावस्थाएं। देखिए, ये एक कोशिका चक्र है, इसको जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां पर एक कोशिका ने विभाजन करके 2 पुत्री कोशिकाएं बनाई हैं, देखिए। अब ये पुत्री कोशिकाएं आगे के विभाजन की प्रक्रिया चालू कर रही हैं, ठीक है। तो विभाजन की जो तैयारी होती है, तैयारी में हम क्या करते हैं, कोशिका के अंदर जो भी चीजें हैं उन सब चीजों को हम दुगुना करते हैं। डीएनए है, उनकी प्रतिकृति करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया 10 है तो 20 कर देंगे, गोल्गी बॉडी 5 है तो 10 कर देंगे। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, हर चीज को हम डबल करते हैं। फिर हम पहले केंद्रक का विभाजन करेंगे, फिर कोशिका का विभाजन करेंगे। तो देखिए ध्यान से, हम हर चीज को जो दुगुना करते हैं उस अवस्था को हम अंतरावस्था कहते हैं। अंतरावस्था, अभी मैंने कुछ देर पहले उसको बताया भी था। अंतरावस्था या इसी को इंटरफेज कहते हैं, इंटरफेज। ध्यान से देखिए, तो यहां पर ये जो यहां से लेकर के यहां तक की जो अवस्था है ऐसे करके घूमी हुई, ये पूरी अवस्था जो है अंतरावस्था में शामिल है, इंटरफेज में। इसको विश्रामावस्था भी कह देते हैं, क्योंकि इस दौरान कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ऐसा नहीं दिखेगा कि विभाजन कर रही है। ये अलग बात है कि विभाजन की बहुत तेजी से तैयारी कर रही है अंदर ही अंदर, लेकिन विभाजन करते हुए दिखेगी नहीं, इसलिए विश्रामावस्था कहते हैं। लेकिन वो पूरी तरह से विश्राम नहीं करती है, वो कोशिका विभाजन की तैयारी कर रही है, ध्यान रखेंगे आप। तो इसको हम अंतरावस्था कहते हैं। पूरी कोशिका विभाजन में जितना भी समय लगता है, चाहे वो 4 घंटे 5 घंटे लगता हो, किसी में 1 घंटे भी लगता है, किसी में 20 घंटे तक लगते हैं पूरे कोशिका विभाजन में, उसका करीब 75 से 90% समय केवल अंतरावस्था लेती है, तैयारी में लेती है। इसमें हम 3 अवस्थाएं देखते हैं, G1, S और G2, ठीक है। G2 है, ध्यान रखेंगे ना, ये G1 है और ये S। G को हम गैप फेज कहते हैं ना, गैप। G1 मतलब गैप 1 और ये गैप 2, ऐसा है। और S का मतलब है सिंथेसिस। सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब है संश्लेषण। तो अब ध्यान से देखिए,
इन तीनों अवस्थाओं में ये हर चीज को दुगुना करेगा, मैंने कहा। तो दुगुना करने में एक चीज जो होता है वो डीएनए भी होता है। आपको पता है डीएनए जितना भी हो दुगुना होगा। हमने देखा था ना, क्रोमेटिड दुगने हो गए थे, 92 का 184 हो गया था। तो जो डीएनए का द्विगुणन है, डीएनए का द्विगुणन या प्रतिकृतिकरण, द्विगुणन जिसको अपन डुप्लीकेशन कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं, ये द्विगुणन एस अवस्था में होती है। G1 SG2 में बीच वाली अवस्था, एस अवस्था, डीएनए का द्विगुणन। और डीएनए के साथ एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है, हिस्टोन, इसका भी द्विगुणन इसी में होता है। और इसके साथ साथ सेंट्रियोल करके एक और चीज होता है, आपको पता है सेंट्रियोल, ठीक है, जिसको तारक काय कहते हैं, ये भी इसी में द्विगुणित होते हैं। लेकिन इसमें मुख्य बात है जो डीएनए का द्विगुणन हुआ। तो डीएनए अगर एस फेज से पहले उसकी मात्रा 2C है तो इसके बाद ये 4C हो जाता है, ऐसा इसमें लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है कि 2C का 4C हो जाता है। लेकिन द्विगुणित कोशिका है तो द्विगुणित ही रहेगी, चतुर्गुणित नहीं होगी, लिखा है। इस बात को ध्यान रखेंगे, विशेषकर इसमें जो लिखा है एनसीईआरटी में। तो अभी आप इतना समझिए कि द्विगुणन जो है डीएनए का वो एस अवस्था में होता है। और डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। कभी मैं आपको बायोमॉलिक्यूल फिर से पढ़ाऊंगा, या अभी कुछ दिन पहले मैंने जैव अणु पढ़ाया है, उसमें न्यूक्लियोटाइड मैंने बताया है, थोड़ा डिटेल में फिर कभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। वैसे उससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ें हैं। तो डीएनए को बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होगी, इसलिए हम उसको एक अवस्था पहले बना लेते हैं। G1 अवस्था में हम न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे, जिसका उपयोग हम इसमें करके डीएनए बनाएंगे। तो इसमें जो है G1 में हम न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। एक मिनट, हिंदी में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। हम क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड का प्रयोग करके एस अवस्था में हम डीएनए का द्विगुणन करेंगे। द्विगुणन का मतलब क्या है, जो पहले डीएनए थे वैसे और डीएनए बनाना। तो डीएनए बनाने के लिए हमको न्यूक्लियोटाइड चाहिए, हिस्टोन बनाने के लिए अमीनो अम्ल चाहिए, उनकी भी व्यवस्था करते हैं। ये तो हो गया। बाकी जो चीजें हैं, जैसे आपने कहा कि 10 माइटोकॉन्ड्रिया पहले से है, 10 और बना लेते हैं, ऐसा करना है तो हम उन दोनों को G1 और G2 में पूरा करेंगे। एक्चुअली G1 और G2 ये दोनों एक ही प्रवस्था है, बीच में रोक दिया गया था। जैसे आप शाम को या कभी भी सीरियल देखने बैठते हो टीवी में, तो बीच में वो सीरियल रुक करके एडवर्टीजमेंट आने लगता है, फिर बाद में वहीं से चालू हो जाता है। वैसे ही है, हम क्या करते हैं, डीएनए को बनाने के लिए सारी प्रक्रिया को रोक देते हैं एक बार, क्योंकि डीएनए बनाने के लिए सारी मशीनरी उसमें खपाना पड़ता है हमको, इसलिए। तो G1 ही रुक करके G2 आगे चालू हो जाती है। तो कुछ चीज़ों को, ज़्यादातर चीज़ों को हम G1 में बना लेते हैं। मान लो 10 माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है तो 7-8 बना लिए, 3-4 इसमें कंप्लीट कर लिए, G2 में कंप्लीट कर लिए। 5 गोल्गी बॉडी बनाना है तो 3-4 इसमें बना लिए G1 में, बाकी 1-2 हम G2 में बना लिए। ऐसा करके ज़्यादातर चीज़ों को हम G1 और G2 में पूरा करते हैं। लेकिन एस फेज में क्या क्या बनता है, डीएनए, हिस्टोन और सेंट्रियोल, ये 3 चीज़ें हम एस अवस्था में बनाते हैं। कुल मिला के ऐसा हुआ कि G1 S G2 कंप्लीट होते तक कोशिका की सारी चीजें द्विगुण मतलब डबल हो गए। इसमें आपको एक चीज पूछेगा कि एस अवस्था में पूरा होने के बाद कोशिका के डीएनए का क्या होता है, तो डीएनए डबल हो जाते हैं, 2C डीएनए का 4C हो जाता है। लेकिन एक द्विगुणित कोशिका चतुर्गुणित होती है क्या, तो नहीं होती है, ऐसा इसमें लिखा है एनसीईआरटी में भी देखना। तो हमने सारी चीजों को अंतरावस्था यानी इंटरफेस के G1 S G2 में हमने डबल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कोशिका है तो कोशिका के एक केंद्रक को पहले 2 केंद्रक में बांटेंगे, फिर कोशिका को बांटेंगे। तो एक केंद्रक को 2 केंद्रक में बांटने की जो अवस्था है इतने में होता है, देखो इतने में, इन दोनों के बीच में होता है। और इसको हम एम प्रावस्था कहते हैं। क्या प्रावस्था कहते हैं, एम प्रावस्था। एम का मतलब होता है माइटोसिस या मियोसिस, क्योंकि ये चीजें दोनों में एक जैसी होती हैं। केंद्रक का विभाजन, हाँ उसमें गुणसूत्रों का विभाजन अपने ढंग से अलग ढंग से होता है, अलग बात है।
तो केंद्रक के विभाजन को, जिसको हम कैरियोकाइनेसिस भी कहते हैं इंग्लिश में, कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि काइनेसिस का मतलब होता है विभाजन और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। तो केंद्रक का विभाजन एम प्रवस्था, जिसमें 4 अवस्थाएं होती हैं। ये पूर्वावस्था लिखा है यहाँ पर, पूर्वावस्था, जिसको हम प्रोफेज कहते हैं, ध्यान रखना, पूर्वावस्था यानी प्रोफेज। उसके बाद दूसरा है मध्यावस्था यानी मेटाफेज, पश्चावस्था यानी एनाफेज, ये मेटाफेज हुआ, ठीक है, ये एनाफेज हुआ, और ये टीलोफेज हुआ, अंतावस्था, टीलोफेज। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 अवस्थाएं हैं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंतावस्था। इन चारों अवस्थाओं में केंद्रक का विभाजन पूरा हो जाता है और एक केंद्रक 2 केंद्रक में बंट गया, ठीक। उसके बाद फिर ये देखिए यहां से लेके यहां तक जो ये लिखा है कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं, साइटोकाइनेसिस, कोशिका का विभाजन, साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन। तब ये कोशिका 2 कोशिका में बंट जाती है। ये देखिए ये 2 कोशिका में बंट गई एक कोशिका। फिर ये कोशिकाएं चक्र में आगे बढ़ जाएंगी और फिर से G1 S G2 में जाकर के फिर से विभाजन की तैयारी करेंगी। फिर पहले केंद्रक का विभाजन होगा पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था के द्वारा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के द्वारा, जिसको एम अवस्था कहते हैं। फिर कोशिका का विभाजन हो जाएगा, तो 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, ऐसे बनते चले जाते हैं। लेकिन पादपों में भी और प्राणियों में भी बहुत सारे ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विभाजन से बनती तो हैं लेकिन आगे विभाजन नहीं करती हैं। जैसे पौधों में जो विभाजन करने वाली कोशिकाएं होती हैं, जो पादपों के सिरों में पाई जाती हैं, रूट और मतलब जड़ और तने के सिरों में पाई जाती हैं, जिनको अपन विभाज्योतक कहते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू। इनकी कोशिकाएं विभाजन करती हैं, लेकिन इनके विभाजन से बनी हुई जो कोशिकाएं हैं वो अगर आगे विभाजन नहीं करना चाहती हैं और किसी दूसरे प्रकार की कोशिकाओं में बदलना चाहती हैं, क्योंकि पादपों में विभाजन की क्षमता सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिका में है, वो है मेरिस्मेटिक यानी विभाज्योतक में। बाकी किसी कोशिका में विभाजन की क्षमता नहीं है पादप में। और अगर ये विभाज्योतक की विभाजन से बनी हुई कोशिकाएं ऐसे किसी कोशिका में बदलना चाहती हैं तो वो अपना विभाजन बंद कर देती हैं। और ये कोशिकाएं जो बनती हैं उनमें पेरेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस, स्क्लेनकाइमेटस, जाइलम, फ्लोएम जैसी कोशिकाएं बनती हैं, जिनको हिंदी में मृदोतक, स्थूल कोणोत्तक, दृढ़ोत्तक, जाइलम यानी दारू, पोषवाह यानी फ्लोएम, ये सब नामों से जानते हैं। इनकी कोशिकाएं विभाजन नहीं करती हैं, इनको विभिन्नित कोशिका कहते हैं। जो विभाजन करती हैं पादपों में विभाज्योतक, उनको अभिन्नित कोशिका कहते हैं, जो भिन्न नहीं हुए हैं, जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं नहीं बनी हैं, जो जटिल कोशिकाएं नहीं बनी हैं, अभिन्नित हैं, उसे विभाजन करती हैं। लेकिन जब विभाजन से बनी हुई कोशिकाएं विभिन्नित हो जाती हैं और कुछ अलग प्रकार की कोशिका बना लेती है, विशेष प्रकार की कोशिका बना लेती है, जिसमें मृदोतक, स्थूल कोणोत्तक, दृढ़ोत्तक, जाइलम और फ्लोएम है, इनमें से कोई कोशिका बन जाती है तो वो विभाजन करना बंद कर देती है। वैसे ही प्राणियों के शरीर में, हमारे शरीर में जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो विभाजन नहीं करती। जो रक्त कोशिकाएं हैं, जिनको आप लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, है ना, प्लेटलेट्स, ये सब कहते हो, ये विभाजन नहीं करती। तो ये सभी कोशिकाएं, चाहे वो पादप में है या जंतु में है, अगर ये विभाजन नहीं करती हैं तो क्या करती हैं? तो ये कोशिकाएं एक अलग से अवस्था में रहती हैं, जिनको हम कहते हैं G0 अवस्था। G0 अवस्था, जिसमें वो जीवन अवस्था से बाहर निकल जाती हैं, एक्सिट, यह शब्द लिखा है एनसीईआरटी में, एक्सिट कर जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। जैसे मान लो ये विभाजन से बनी हुई कोशिका है, आगे विभाजन नहीं करना चाहती, तो ये क्या करती है, थोड़ा देर के लिए जीवन तो चलाती है, जिससे कुछ ऊर्जा वगैरह ये संग्रहण करती है, उसके बाद जीवन अवस्था से बाहर निकल जाती है और G0 अवस्था में रह जाती है। और ज़्यादातर ये जीवन भर G0 अवस्था में ही रहती है, जिससे ये आगे विभाजन नहीं करती है। तो ये जीवन अवस्था से बाहर निकल जाती है, एक्सिट कर जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पादपों में विभाज्योतक कोशिकाओं से बनी हुई कोशिकाएं ऐसी अवस्था में आ जाती हैं और वो मृदोतक,
स्थूलकोणोत्तक, दृढ़ोत्तक, जाइलम फ्लोएम में बदल जाती है। मानव शरीर में जंतु कोशिकाओं में जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं हैं, ये सब भी इसी अवस्था में आ जाती हैं, विभाजन नहीं करती हैं। तो इस तरह से एक कोशिका चक्र यहाँ पर चल रही है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, देखिए अब कोशिका चक्र बारे में क्या लिखा है देखते हैं। एक प्रारूपी यानी यूकैरियोटिक चक्र का उदाहरण मनुष्य की कोशिका के संवर्धन में होता है, जो लगभग प्रत्येक 24 घंटे में विभाजित होती है। मैंने कहा ना 20 घंटे भी लग सकता है, 24 घंटे भी लग सकता है विभाजन में। यद्यपि कोशिका चक्र की यह अवधि एक जीव से दूसरे जीव एवं कोशिका से दूसरी कोशिका प्रारूप के लिए बदल सकती है। तो कुछ मिनटों के लिए, जैसे जीवाणु है, जीवाणु की कोशिका हर 20 मिनट में विभाजित होती है, लेकिन हमारी कोशिकाएं 20 से 24 घंटे में विभाजित होती है। ऐसा उदाहरण के लिए ईस्ट की कोशिका चक्र के पूर्ण होने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। देखिए ईस्ट जो है केवल 90 मिनट में विभाजित हो जाती है ना। तो अलग अलग जीवों में, अलग अलग कोशिकाओं में इसकी संख्या अलग अलग होती है। अब इसमें कोशिका चक्र के दो मूल अवस्थाएं हैं। एक अंतरावस्था जिसमें वो विभाजन की तैयारी कर रही है, दूसरी एम प्रावस्था जिसमें वो पहले केंद्रक का विभाजन करेगी एम फेज में, फिर वो कोशिका का विभाजन करेगी कोशिका द्रव्य विभाजन के फेज में। इन दोनों को मिला के इसने एम फेज कहा है। हालांकि हम लोग इसको 3 फेज में पढ़ते हैं। वो जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो कोशिका द्रव्य का विभाजन है, इसको तीसरा फेज यानी सी फेज में पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन इसको एनसीईआरटी ने सी फेज को एम फेज में ही शामिल कर दिया है, ध्यान रखेंगे। तो सिर्फ अंतरावस्था और एम फेज 2 अवस्था दिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। सूत्री विभाजन एम अवस्था उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका का विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है, और अंतरावस्था 2 क्रमिक एम प्रावस्थाओं के बीच की प्रावस्था को व्यक्त करता है। तो वास्तव में कोशिका का विभाजन होते हुए आपको एम अवस्था में दिखेगा। ये जो अंतरावस्था है उसको तो हम विश्राम अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें विभाजन होते हुए नहीं दिखेगा। यह ध्यान देने योग्य महत्व की बात है कि मनुष्य की कोशिका के औसत अवधि 24 घंटे कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है, जिसमें कोशिका चक्र कुल अवधि की 95% से अधिक अवधि अंतरावस्था में व्यतीत होती है। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया कि 75% से 90% तक समय जो है अंतरावस्था खा जाता है। तो देखिए 95% से भी अधिक लिख रहा है, ठीक है, वो अवस्था खा जाती है। एम प्रावस्था का आरंभ केंद्रक के विभाजन कैरियोकाइनेसिस से होता है। अभी मैंने आपको कहा कि कैरियन मतलब केंद्रक और काइनेसिस मतलब विभाजन। तो पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज यानी पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था में केंद्रक का विभाजन होगा, है जो कि संगत संतति गुणसूत्र के पृथक्करण सूत्र विभाजन के समतुल्य होता है, और इसका अंत कोशिका द्रव्य विभाजन जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं के द्वारा होता है। ये सभी चीजें मैंने अभी लिख के बताया है आपको। अंतरावस्था को विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। यह वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। इस दौरान क्रमबद्ध तरीका से कोशिका वृद्धि व डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। तो अंतरावस्था में हम सब कुछ की तैयारी करते हैं कि कैसे हमको विभाजन करना है। अंतरावस्था को 3 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। पश्चसूत्री अंतरकाल यानी कि जीवन फेज, संश्लेषण प्रावस्था एस फेज, और पूर्व सूत्री विभाजन अंतरकाल प्रावस्था यानी G2 फेज। तो देखिए इसको जीवन को पश्चसूत्री क्यों कहा है, क्योंकि कोशिका विभाजन के ठीक बाद फिर से जीवन चालू होता है। एम फेज के बाद जीवन, और G2 के बाद एम फेज आना है। तो एम फेज को सूत्री विभाजन कहते हैं, तो उसके पूर्व है ये, G2 उसके पहले है। आप ध्यान से देखिए कि यहां पर आप देखिए G2 के बाद ये सूत्री विभाजन हो रहा है, इसलिए G2 पूर्व सूत्री विभाजन है। G2 सूत्री विभाजन के पहले आ रहा है, इसलिए पूर्व सूत्री विभाजन, और G1 जो है सूत्री विभाजन के बाद आ रहा है, इसलिए पश्च सूत्री विभाजन। ऐसा कहा गया है, शुरुआत पश्च सूत्री विभाजन से हो रहा है, क्योंकि सूत्री विभाजन के बाद वही आ रहा है। ऐसा है, ठीक है, ठीक। अब देखिए कि इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें, क्योंकि अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा।
इसको आगे बढ़ाऊँगा तो। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं। और आप मेरे केमिस्ट्री चैनल को जरूर जाइए, देखिए केमिस्ट्री गुरु नीट जेई टाइप करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा, उसमें भी मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री को। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।